आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरते ही मैंने कंडक्टर से पूछा, अच्छा आप लोग बस स्टॉप पर जा नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं कि वो बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है। इस पर कंडक्टर बोला, साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। आप इस दूसरे वाले रास्ते को पकड़कर सीधा चलते जाइए। कंडक्टर से ये सुनकर ज्यादा देर ना करते हुए मैं चल पड़ा उस बस स्टॉप की तरफ। कंडक्टर ने उस बस स्टॉप के बारे में मुझे जो जितना बताया था वो सुनकर मुझे डर तो नहीं मगर अब हंसी आ रही थी। कंडक्टर के मुताबिक वो बस स्टॉप भूतिया है। उस बस स्टॉप के आसपास एक चुड़ैल भटकती है, इसलिए कोई बस उस तरफ नहीं जाती। चूंकि मैं एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए मैं कंडक्टर की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं। उस बस स्टॉप को पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। गांव का नाम धामन गांव, और मुझे उसी गांव में कुछ ज़रूरी काम था, तो मुझे उस बस स्टॉप को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे धड़कनों तक की आवाज भी मैं धीरे धीरे सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ना होकर कहीं और हो। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 5-6 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो वो बस स्टॉप दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था कि उस कंडक्टर के बच्चे ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से मुझे कोई साइकिल सवार शख्स मेरी ओर आता दिखा। यही अच्छा मौका था उस आदमी से बस स्टॉप के बारे में पूछने का, लिहाजा मैं हाथ का इशारा करके उस आदमी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो आदमी मेरे लिए रुका। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये बस स्टॉप और कितनी दूर होगा? इस पर पहले से ही घबराए उस आदमी ने कहा, कौन? वो भूतिया बस स्टॉप? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मुझसे हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोला, ज्यादा होशियार मत बनो। आज अमावस की रात है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूँ। तुम मत जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर वो साइकिल सवार शख्स साइकिल भगाते हुए वहां से भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर भी मैं नहीं डरा और बेझिझक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो बस स्टॉप इसी तरफ है। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने की तरफ वो बस स्टॉप नजर आने लगा। बस स्टॉप में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। देखने से तो वो बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था, कहीं कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं उस बस स्टॉप के पास गया और एक दफा चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मैंने खुद से मन ही मन में कहा, कहाँ है ये चुड़ैल जो सबको डराती रहती है? जरा मुझे भी तो डराए तब ना। जोश जोश में मैंने ये बोल तो दिया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बोलकर। हालांकि मेरा काम इस बस स्टॉप को पार करके धामन गांव में था, मगर पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे उस बस स्टॉप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे कोई मुझे यहाँ से जाने के लिए रोक रहा हो। मैंने भी सोचा चल चल कर काफी थक गया हूँ, तो क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए।
जिसके बाद मैं उसी बस स्टॉप में एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर इतनी धूल थी जैसे यहाँ कई महीनों से कोई बैठा ही नहीं हो। खैर, अभी मैं उस बेंच पर बैठकर सुस्ता ही रहा था कि तभी बस स्टॉप के ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगी। छत हिलने की आवाज सुनकर मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैं झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद छत गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में छत हिलना बंद हो गया। मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, खामोखा गांव पहुँचने में देर हो रही है। ये सोचकर मैं जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा तो मेरा कलेजा धक्सा हो गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ठिठक कर वापस से बस स्टॉप की बेंच पर जा गिरा। उस लड़की का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं समझ गया कि वो कंडक्टर और साइकिल वाला आदमी गलत नहीं बोल रहा था। वो लगातार मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी मुझे मेरी बाईं ओर से एक बस आती दिखी। मैं जानता था कि बचने के लिए मुझे किसी भी हालत में उस बस को पकड़ना ही होगा। लिहाजा मैं उस लड़की के बगल से निकलकर रोड की ओर भागा। और सबसे अजीब बात कि उस लड़की ने भी मुझे रोकने की कोशिश एकदम नहीं की। बस ठीक मेरे पास आकर रुकी और मैं लपक कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस आगे की तरफ जाने लगी। मेरी जान में जान आई, मगर तभी मुझे याद आया कि उस कंडक्टर ने तो कहा था कि इस तरफ कोई बस नहीं आती, तो फिर ये बस कहाँ से आ गई। मैंने अपनी सीट पर से उठकर बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, मगर उस बस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई बस चलती होगी जिसके बारे में उस कंडक्टर को नहीं पता होगा, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे धामनगांव उतरना है, ये मेरे जहन से एकदम उतर ही गया था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का ही डरावना चेहरा आ जा रहा था। इसी दौरान मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस बस से उतरना ठीक नहीं लग रहा था। अगर नीचे उतरते ही वो लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूँगा। यही सोचकर मैं अभी सीट पर बैठे बैठे कांप ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि ये आवाज है किसकी, मगर ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये सोचकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बस के दोनों तरफ की सीटों पर नजर फेरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा था वो आवाज और भी तेज हो रही थी। अब मैं बस की आखिरी सीट के एकदम पास आ गया था। मैंने जब उस आखिरी सीट पर देखने के लिए नजर घुमाई तो साथ ही साथ मेरा दिमाग भी घूम गया, क्योंकि उस सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे उस बस स्टॉप पर दिखी थी। वही डरावना चेहरा और वैसी ही आंखें। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जब बस में चढ़ा था
तब तो मेरे साथ कोई नहीं था, और थोड़ी देर पहले भी जब मैंने सीट से उठकर देखा तब भी तो यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये लड़की बस में आई तो आई कैसे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी और मेरा दिमाग मानो सुन्न सा हो गया था। मैं तुरंत ही वहां से भागकर ड्राइवर के पास आया और उसे बस रोकने के लिए बोलने लगा, मगर ड्राइवर पता नहीं कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा था, जो उस पर मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी जब मैंने ड्राइवर का कंधा पकड़कर उसे मेरी तरफ खींचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा भी पूरा कटा फटा था। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर भी उस लड़की की तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की बस के पीछे से चलते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं था। परिस्थिति को भांपते हुए मैंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद मैं कब और कहां बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पर पड़ा था। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। तब उन्होंने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़की देर रात गए उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के पहुंच गए और उस लड़की को परेशान करने लगे। उस वक्त एक बस ड्राइवर भी अपनी खाली बस लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए अचानक उस बस के सामने आ गई। चूंकि बस काफी रफ्तार में थी इसलिए वक्त पर रुकी नहीं। उस लड़की को कुचलने के बाद बस ड्राइवर भी अपनी बस संभाल नहीं सका और बस एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर भी मौकाए वारदात पर ही मर गया। तब से यहाँ पर ऐसा होता रहता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे अपने ही एक काम के चलते अपने घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। क्योंकि मेरे पास कार थी तो मैंने कार से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी होगी तो मैं किसी भी वक्त घर वापस लौट सकता हूँ। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। काम निपटाते निपटाते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। पहले तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं किसी होटल वगैरह में रुक जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि मैं तो गाड़ी लेकर ही आया हूँ, क्यों ना अभी इसी वक्त अपनी कार से घर के लिए निकला जाए। जिसके बाद मैंने और कुछ नहीं सोचा, सीधे गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। तब घड़ी में रात के 9:45 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। चूंकि ये इलाका शहर के बाहर की ओर पड़ता था तो कहीं ना कहीं रास्ते का ये नज़ारा जहन में पहले से ही छपा हुआ था। इसलिए ना तो मैं ज़्यादा हैरान हुआ और ना ही डरा। उल्टा मैंने खुश होकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बजा दिया, ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर ना होऊं और लंबा सफ़र आराम से कट जाए। रास्ते की हालत कुछ खासा अच्छी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं था। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में मैं रोड पे उभरे हुए खड्डों को साफ तौर पर देख पा रहा था। मैं उन्हीं खड्डों की वजह से बार बार गाड़ी की स्पीड कम कर रहा था। हालांकि 250 किलोमीटर का सफ़र अमूमन 4-4.5 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी ही मुझे कार ड्राइव करते हुए 2 घंटे बीत चुके हैं
और मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं घर कब पहुंचूंगा। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 11:15 कब बज गए पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा नजर आया। मगर मैं जब दूर से आ रहा था तब तो उस जगह पर कोई बच्चा नहीं था, तो अभी कहां से आ गया। खैर, उस बच्चे की उम्र यहीं कोई 9-10 साल की रही होगी। वो बच्चा हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा शायद उस बच्चे को कोई मदद चाहिए होगी और मेरे अलावा इस सुनसान रास्ते पर कौन इसकी मदद करेगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा चलकर मेरी सीट के पास आया और बोला, भैया आप जरा मुझे सामने ढाबे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। जिसके बाद वो बच्चा दूसरी तरफ से आकर मेरी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वो बच्चा कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग तरीके से चमक रही थी जो कि उसे औरों से बिल्कुल अलग दिखा रही थी। पता नहीं क्यों मगर उसका चेहरा भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने शरीर को जरा भी हिला डुला नहीं रहा था, बस एक ही पोजीशन पर सीट पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर वो बच्चा मेरी ओर देखे बिना ही बोला, मैं यहीं रहता हूं, यही घर है मेरा। उस बच्चे की ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि रास्ते के अगल बगल यहां तक मुझे एक भी घर नहीं दिखा था। तो फिर ये बच्चा कैसे बोल रहा है कि यहां उसका घर है? ये बात दिमाग में ना घुसने पर मैंने उस बच्चे से पूछा, पर यहां तो आसपास कोई घर नहीं है, तुम रहते कहां हो? इस पर वो बच्चा फिर से मेरी ओर पलटे बिना ही बोला, ये रास्ता, यही मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। उस बच्चे की बातों को सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मन ही मन मैं ये सोचने लगा था कि जरूर ये बच्चा दिमाग से थोड़ा हल्का है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे से और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से चलने के बावजूद भी मुझे अभी तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आई थी। समझ नहीं आ रहा था मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूं या नहीं। और तो और अभी तक मुझे कोई ढाबा भी नहीं दिखा था जहां उस बच्चे को उतरना था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, वो ढाबा और कितनी दूर है जहां तुम्हें उतरना है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, भैया आप गाड़ी चलाते रहो, जब वो ढाबा आएगा तो मैं आपको गाड़ी रोकने के लिए बोलूंगा। मुझे भी लगा बच्चा ठीक ही बोल रहा है। मैं इसे बार बार पूछूंगा, इससे अच्छा वो खुद ही बता देगा और गाड़ी से उतरकर चला जाएगा। इसी दौरान गाड़ी चलाते हुए मैंने एक नज़र हाथ घड़ी पर देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। यूं ही कार चलाते चलाते पता नहीं मुझे क्या सूझा जो मैंने एक दफ़ा नज़र घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखा। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि अब उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल चमक रही थी, जैसे एक जला हुआ कोयला चमकता है। और साथ ही उस बच्चे का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या।
इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो बच्चा मेरी ओर पलटा और एक भयानक सी मुस्कुराहट देकर हवा में कहीं धुआं हो गया और गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आप को किसी तरह शांत किया और वापस से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। मैं अभी भी काफी घबराया हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसी बच्चे का चेहरा आ जा रहा था। घबराया हुआ मैं अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आने लगी। जब मेरी कार उन लाइटों के करीब पहुंची तो पता चला कि वो एक ढाबा है। मुझे कुछ देर के लिए उस ढाबे पर रुकना ही सही लग रहा था, लिहाजा मैंने अपनी कार को उसी ढाबे के पास रोका और गाड़ी से उतरकर ढाबे पर गया। ढाबे पर बस 2 लोग ही मौजूद थे, जिनमें से एक चाय बना रहा था तो दूसरा रोटियां सेक रहा था। मैं ढाबे के अंदर दाखिल हुआ और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि प्यास के मारे मेरा गला सूखने लगा था। तभी मैंने उस ढाबे वाले से कहा, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे इतना बोलते ही ढाबे वाले ने किसी को आवाज लगाकर बोला, छोटू साहब के लिए पानी दे। कुछ देर के बाद पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई, भैया पानी लीजिए। आवाज सुनकर मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हाथ में पानी का गिलास लिए ठीक मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो कुछ देर पहले मेरी कार से गायब हो गया था। बिल्कुल उसी तरह की शक्लो सूरत, लाल आंखें और आधे चेहरे से मांस गायब। उस बच्चे पर से नजर हटाकर मैंने ढाबे पर मौजूद बाकी 2 लोगों की तरफ देखा तो उनका भी चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मेरी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा। मेरी सांसें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो रही थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ था कि कहीं वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मैं बार बार गाड़ी के साइड मिरर पर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वही 3 लोग मेरी कार के पीछे आ रहे हैं। ये देखकर मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दी, मगर मैं गाड़ी को जितना तेज भगा रहा था वो तीनों उतनी ही तेजी से गाड़ी के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। एक वक्त पर मैंने लुकिंग ग्लास की तरफ देखना बंद कर दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। गाड़ी चलाते चलाते मैं जैसे ही उस रास्ते से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचा कि पीछे से वो 3 लोग पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में जब मैंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया तो पता चला कि दरअसल वो तीनों, यानी वो 2 आदमी और वो बच्चा, वो लोग उसी ढाबे पर काम किया करते थे। मगर एक दिन पता नहीं कैसे एक बेकाबू ट्रक सीधे ढाबे पर आकर घुस गई, जिससे उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वालों के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।